नमस्ते सभी को। एक बार उन सभी लोगों को नमस्कार जो हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। मित्रों, आज की इस क्लास में हम आलोक धनवा की कविता पतंग पढ़ने वाले हैं, जो आपकी सीबीएसई की कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 में संकलित की गई है। थोड़ा सा आवाज़ का इश्यू हो सकता है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की सभी एक्सप्लेनेशन वीडियो, प्लस अगर आप हिंदी साहित्य से शिक्षक के रूप में तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तब भी हमारे इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा कंटेंट प्रामाणिक और वस्तुपरक उपलब्ध हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम आलोक धनवा को जान लेते हैं। कौन है आलोक धनवा? इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में देखेंगे, हम लोग विस्तृत नहीं पढ़ेंगे यहाँ। हम लोग विस्तृत, क्योंकि केवीएस के टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में जो जो कवि हैं उन सब के बारे में विस्तृत रूप से हिंदी साहित्य इतिहास की जो क्लास अपलोड होती है उसमें सभी कवियों को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ हम पाठ परिचय और कवि परिचय के रूप में संक्षेप में पढ़ेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या के तौर पे कविता या कविता का जो अंश पाठ्यक्रम में दिया गया है उसको हम पूरा समय दे के पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, आलोक धनवा का जन्म सन 1948 ईस्वी को बिहार के मुंगेर में हुआ था। इन्होंने क्या लिखा है? इनकी पहली जो कविता रही है चर्चित, वो थी जनता का आदमी, और ये कविता उनकी प्रकाशित हुई थी 1972 में। 1972 में ये पहली कविता प्रकाशित हुई थी, जनता का आदमी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, इन कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली, स्पेशली भागी हुई लड़कियों से आलोक धनवा चर्चित हुए। और उसके बाद उनकी जितनी भी कविताएं थी उनको एक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया, प्रकाशित किया गया, दुनिया रोज बनती है। तो ये एकमात्र इनका प्रकाशित काव्य संग्रह है। जो लोग केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। आलोक धनवा से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इनकी पहली कविता का प्रकाशन वर्ष और इनकी अन्य प्रसिद्ध कविताओं के बारे में भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। इन्हें राहुल सम्मान, बिहारी राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा पहल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये लिखते हैं एक कविता में, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। ये इनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी। थोड़ा सा आगे चले हम और जाने कि आलोक धनवा ने किस तरीके से साहित्य में अपने आप को स्थापित किया था, किस तरह का इनका लेखन रहा है। 7वें 8वें दशक के कवि आलोक धनवा ने छोटी उम्र में ही कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जिनको अपार लोकप्रियता हासिल हुई। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के बहुत गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। ये एक रचनाकार की प्रसिद्धि का एक पैमाना है कि कवि की रचनाएं लोगों को ज़बानी याद है। ऐसे कम लोग होते हैं, जैसे बाबा नागार्जुन की कविताएं, निराला की कविताएं, और आप देखें तो सुभद्रा कुमारी की जो रचना है झांसी की रानी, वो छोटे छोटे बच्चों को याद रहती है। ये कवि की एक तरीके की विशिष्टता होती है। आलोचकों का तो मानना है कि इनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक ढंग से हुआ नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी भी थोक के भाव में कविताएं नहीं लिखी है। इनकी रचना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो
विषय को स्पष्ट करना, समस्या को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये इनका रचना करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। बाकी चीज़ें बाद में। तो ये इसलिए इन्होंने कभी बहुत बड़ी संख्या में रचनाएं नहीं लिखी है। कब लिखी रचनाएं? जब समस्या उनके सामने आती है, कोई विशिष्ट समस्या, कोई आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या, कोई ऐसी समस्या जो जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आलोक धनवा उसे अपनी कविता का विषय बना के प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ सामाजिक संरचना या फिर राजनीतिक कटाक्ष ही किया है। इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं भी लिखी है जो कलात्मक तरीके से काफ़ी प्रभावशाली है। 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा पिछले 2 दशकों से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में ये सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं सक्रिय रूप से। जमशेदपुर में कई अध्ययन मंडलियों का इन्होंने संचालन किया और ये थिएटर में भी पूरी तरीके से एक्टिव है। रंगकर्म यानी कि थिएटर, नाटक इत्यादि भी ये करते हैं, संचालित करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और लिखते हैं। साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी इनकी भागीदारी रही है। तो इस तरीके से आलोक धनवा जो है थोक के भाव में कविताएं लिखने के पक्षधर नहीं है, बल्कि वो कम लेकिन व्यापक असर वाली कविताएं लिखते हैं। यहाँ जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, पतंग कविता, ये आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह का ही हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। KVS PGT हिंदी वाले इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें कि पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है। एक तो ये, दूसरा प्रश्न ये कि पतंग कविता का कौन सा भाग जो है आपके पाठ्यक्रम में आरोह भाग 2 में शामिल किया गया है। तो पतंग कविता का तीसरा भाग पाठ्यपुस्तक में लिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बच्चों के मन में क्या इच्छाएं होती है और उन इच्छाओं उमंगों का एक शाब्दिक बिंबों के माध्यम से एक शाब्दिक चित्रण जो है आलोक धनवा रखते हैं। बाल क्रियाकलाप और प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि सुंदर सुंदर बिंबों का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं और अपनी इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। पतंग बच्चों के उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। जो बच्चे अपने मन में, हृदय में कई सारी उमंगें, कई सारी उत्कंठाएं, कई सारी इच्छाएं लेके समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वो इच्छाएं उनकी पतंगों के माध्यम से हिलोर लेती है और अपनी उमंगों को पतंग की उड़ान के साथ में अभिव्यक्त करते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, हद मतलब लिमिट, वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। वे दरअसल एक चिड़िया की भांति आकाश को और आकाश की ऊंचाई को समझ लेना चाहते हैं दरअसल, और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पतंग को इतना लंबा बढ़ाऊं, इतना ऊंचा उड़ाऊं कि आकाश का अंतिम छोर मुझे पकड़ में आ जाए। ऐसी बच्चों की बाल मन की इच्छाएं होती हैं जिनको कवि इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, जहाँ दिशाओं के मृदंग बजते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बच्चों के हृदय में जो उमंगें हैं, बच्चों की जो इच्छाएं हैं, बालमन की जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं में एक विशिष्ट संसार है। एक ऐसा संसार है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही अनुभव कर सकते हैं, बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। उसी संसार को कवि आलोक धनवा ने पतंग कविता के माध्यम से हमारे सामने रखा है। क्लियर? वो छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का उनके भीतर भय है, तो दूसरी तरफ भय पर विजय पाते हुए वे बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो माउंटेन ड्यू वाली लाइन जो है, डर के आगे जीत है, उस डर की उस पराकाष्ठा को बच्चे पतंग उड़ाते समय भूल जाते हैं
क्योंकि उनके मन में उस समय पतंग सर्वस्व है, पतंग सब कुछ है, इसलिए वो हर चीज़ को सेकेंडरी रखते हैं। उस समय उनके लिए पतंग उड़ाना, पतंग लूटना और पतंगों से संबंधित क्रियाकलाप ही सर्वोपरि बन जाते हैं, इसलिए उन्हें अपनी खुद की भी चिंता नहीं रहती है। ये जो उमंग है, इस उमंग का ही इस कविता में चित्रण किया गया है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों के अंधेरे के बाद शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो इस तरह ये जो कविता है, पतंग कविता, ये बाल सुलभ इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। साथ ही साथ पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले लोगों को बता दूं कि इस बार बिंब एक नए टॉपिक के रूप में ऐड हुआ है सिलेबस में। तो ये कविता बिंब के हिसाब से अगर देखा जाए, उस नए टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि यहाँ कवि ने कई सारे दृश्य बिंबों का, इंद्रिय बिंबों का इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो बिंबों के उदाहरण आप इस कविता से जरूर समझें, जिससे कि आपका वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। अब कविता को पढ़ते हैं, उसके भाव को समझते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कैसा सवेरा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। एक बिंब जो है कवि ने प्रस्तुत किया है, ये दृश्य बिंब है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ मानवीकरण अलंकार हो गया। कैसे? मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, किसे? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। झुंड मतलब समूह। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। ये शरद का बच्चों को बुलावा है, अर्थात प्रकृति इन बच्चों के भीतर जो उमंग है, इन बच्चों के भीतर जो उत्साह है, इन बच्चों के मन में जो बाल सुलभ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही है। क्लियर? हमने इस कविता के इस हिस्से में जो कठिन शब्द आए उनको एक बार समझ तो लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं। भादो आपको पता है एक महीने का नाम है। विक्रम संवत का जो कैलेंडर आता है, उस विक्रम संवत के कैलेंडर में भाद्रपद एक मास होता है। और भाद्रपद महीने की खासियत क्या है कि इसके कृष्ण पक्ष की जो रातें होती हैं वो पूरे साल में सबसे ज़्यादा अंधेरी रातें होती है, क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है या बारिश हो चुकी होती है। ऐसी सिचुएशन में अंधेरा ज़्यादा गहरा होता है, ज़्यादा गहन होता है। तो भादों की अंधेरी रातों को सबसे अंधेरी रातें गिनी जाती हैं। सबसे तेज बौछारें गई, अर्थात भाद्रपद मास तक बारिश हो चुकी होती है, बारिश का मौसम खत्म हो गया। कविता की पहली पंक्ति यही इशारा कर रही है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि इस पंक्ति में निहित भाव के अनुसार निम्न में से कौन सी व्याख्या सही नहीं है। फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रहेंगे A B C D, और उसमें ये पहला ऑप्शन में भी ऐसा हो सकता है कि बारिश की ऋतु की समाप्ति की घोषणा इस पंक्ति के माध्यम से कवि करता है। क्लियर? तो इस तरीके से इस आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी है, उनको जरूर समझिएगा। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, अर्थात बारिश का मौसम खत्म हो गया है, भाद्रपद का महीना समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ, कैसा? यहाँ एक बिंब, यह दृश्य बिंब है। बिंब दरअसल होते क्या हैं, इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि बिंब जो हमारी इंद्रियां हैं वो किसी भी चीज़ को समझती या जानती कैसे हैं। आपको कोई चीज़ दिखा के बताया जाए, अंधेरा कैसा कितना, ये आप
किस इंद्री से समझेंगे? अंधेरे को आप देख के ही समझ सकते हैं, तो उस जगह पर आपको जो है आपके लिए दृश्य बिंब ही काम आएगा। तो सवेरा कैसा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए। यहाँ शरद ऋतु का आगमन होता है। बरसात के बाद जो ऋतु आती है वो शरद है। तो बरसात के बाद एक नई ऋतु आई, शरद। और इस शरद ऋतु में बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो पतंग उड़ाना है, सबसे प्राइमरी तौर पे देखा जाए तो। भादो माह की विदाई हो गई है, शरद ऋतु का आगमन हुआ है और अब शरद में चारों तरफ प्रकाश फैल गया है। दिन थोड़े से छोटे होते हैं मगर दिन प्रकाश वाले होते हैं। बारिश के दिनों में सूर्योदय होता तो है लेकिन सूर्य हमें कभी दिखाई देता है, कभी बादलों की ओट में छिप जाता है, मगर अब आसमान साफ है। इसलिए कवि ने क्या लिखा है? शरद आया पुलों को पार करते हुए, कई सारे पुलों को पार करते हुए, कई सारी ऋतुओं को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन होता है। अब शरद का किया है मानवीकरण। यहाँ पूरे इस 4 पंक्तियों में, शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि वो ऐसे लग रहा है, इस तरीके से आ रहा है जैसे साइकिल चलाते हुए आ रहा है, और साइकिल भी कैसी? चमकीली। अर्थात शरद ऋतु बच्चों को आकर्षित करने वाली है। उनकी बाल सुलभ इच्छाएं इस समय उफान पे होती है। उनकी पतंग उड़ाने की जो इच्छा है इस समय सबसे ऊपर आ जाती है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, पुलों को पार करते हुए, मानो शरद जो है साइकिल पे सवार होके बच्चों को बुलाते हुए आ रहा है। किसको बुला रहा है? उन बच्चों को, उन बच्चों के झुंड को बुला रहा है जो पतंग उड़ाने वाले। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अर्थात शरद ऋतु इस प्रकार की प्रतिक्रिया, इस प्रकार का माहौल तैयार करती है कि बच्चे उत्साह उमंग से परिपूर्ण हो जाते हैं। बच्चों के लिए पतंग उड़ाने की अनुकूल परिस्थितियां वो आकाश में बनाते हुए आ रहा है, कवि इस तरीके से बताना चाह रहा है। फिर उसके बाद की अंश को देखिए कि पतंग ऊपर उठ सके। शरद ऋतु जो कि बाल सुलभ इच्छाओं को एक तरीके से परिपूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋतु है कवि के अनुसार, कवि आलोक धनवा के अनुसार। वो आकाश को इतना मुलायम और ऐसा बनाते हुए आ रही है कि बच्चे उसमें आराम से पतंग उड़ा सकें, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया, इतनी नाजुक दुनिया कि उससे नाजुक कुछ हो ही ना। यहाँ पे तितलियों की नाजुक दुनिया क्यों कवि ने इस्तेमाल किया है? मेरी समझ से तितलियां बच्चों की ही भांति कोमल होती है ना। तो एक तरीके से कवि ने क्या किया है, तितलियां शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया है कि वो पूरी दुनिया जो है उस समय, पूरी पृथ्वी जो है वो बच्चों के उत्साह उमंग को पूर्ण करने में मदद कर रही है। पूरा माहौल, प्रकृति, वातावरण, पर्यावरण और पर्यावरण में मौजूद हर एक चीज़ जो है वो ऐसे लगती है कि इन बच्चों के लिए ही बनी है। तो इस तरह से शरद का आगमन होता है और शरद के आगमन से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे पतंग उड़ाने लगते हैं और पतंग उड़ाने के दौरान वो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं और अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आया वे शब्द किसके लिए है?
ये वे कौन हैं? ये बच्चे हैं। ये वे शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बच्चों के लिए। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास एक, आपने देखा होगा, कपास एक फसल है। कॉटन, कपास, रुई, नरमा इत्यादि बोला जाता है। और कपास अपनी सॉफ्टनेस, नरमी की वजह से जानी जाती है। मतलब उसकी मूलभूत विशेषता क्या है? नरमी, सॉफ्टनेस। तो बच्चे भी कपास की ही तरह होते हैं। जन्म से ही वो कपास की तरह होते हैं, कोमल और मुलायम। नरम होना मतलब, नरम शब्द ऐसा है कि इसमें ऑलरेडी दो चीज़ें ऐड है। कोमलता की विशेषता है एक, तो एक और मुलायम। क्लियर? ये दो विशेषताएं नरम शब्द में ऑटोमेटिकली शामिल है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध बेसुध। पूछा जा सकता है कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, या पूछा जा सकता है कि इसका उपसर्ग किस भाषा का है। तो आपको पता होगा, बे उर्दू का उपसर्ग है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग यानी एक ढोलक की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है। किसके जैसा? ढोलक के जैसा। मैंने जब लिखना शुरू किया तो इसको गलत लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, कई बार शुद्ध अशुद्ध शब्दों में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ मैं दो शब्द लिख रहा हूँ। एक ढोलक लिखा तो मैंने ढ के नीचे ये बिंदु लगाया है, एक में नहीं लगाया है। ध्यान ये रखना कि कभी भी जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उत्क्षिप्त का मतलब क्या? ये, इन व्यंजनों से कभी भी हिंदी में किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अगर आप कोई भी ऐसा शब्द बनाते हैं जिनमें ड और ढ का इस्तेमाल होता है, और आप उसके नीचे इस तरह से बिंदु लगा देते हैं, तो वो शब्द क्या बन जाते हैं? गलत होते हैं, अशुद्ध शब्द होते हैं वो। ये हमेशा ध्यान रखना। दिशाओं को वो मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। ये बच्चों के भीतर जो उत्साह है, उसी का परिणाम है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता गिरने से, चोट लगने से, या अपने आप को नुकसान पहुंचने से। उस समय बच्चे उस पतंग उड़ाने की क्रियाकलाप में इतने मशगूल होते हैं, इतने आनंदित होते हैं, इतने उमंग से भरे हुए होते हैं कि वे डाल की तरह लचीले वेग से कई बार छतों से गिरते गिरते बचते हैं। और ये गिरते गिरते बचना उनके भीतर और नए जोश को प्रसारित करता है। तो क्या अर्थ हुआ इस पूरे कविता के हिस्से का? बच्चों का शरीर ही क्या है, इतना कोमल है कि कवि कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ क्या लेके आते हैं? कपास लेके आते हैं। अर्थात उनके भीतर जो ये नरमी है, उनके भीतर जो ये कोमलता और मुलायमपन है, ये वो जन्म से ही लेके आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कपास शब्द का निहित अर्थ पूछा जा सकता है आपसे कि यहाँ पे कपास किस संदर्भ में आया है। यहाँ पे कपास कोमलता और मुलायमता के संदर्भ में आया है। वे शब्द पूछा जा सकता है कि वे शब्द किसके लिए आया है? वे शब्द बच्चों के लिए आया है जो आपकी पतंग उड़ा रहे हैं। और उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए, उनकी कोमलता का अनुभव करने के लिए पृथ्वी खुद घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे मस्त होकर दौड़ने लगते हैं, जब वे पतंगों के उस उत्साह और आनंद को अपने अंदर उतार लेते हैं, तो पृथ्वी भी ऐसे महसूस हो रही है कि दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है। अर्थात उनका दौड़ना, उनका पतंग उड़ाने के क्रियाकलाप इत्यादि इतने जोश और उत्साह से भरे हुए हैं कि उन्हें पृथ्वी बहुत छोटी लगती है। पृथ्वी को वो
ऐसे लगता है 4 पैंग में ही पूरा नाप लेंगे। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। दौड़ते समय उन लोगों को मकानों की जो छतें हैं वो कठोर नहीं लगती है। बच्चे नंगे पैर सड़कों पे भागते हैं, कांटों के ऊपर से निकल जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका उत्साह इस स्तर पर है कि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी उस समय महसूस नहीं होती है। आपने अगर पतंग उड़ाई है तो आपने भी महसूस किया होगा कि उस समय भूख, प्यास, निद्रा, ये सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं और अपने आप को पतंग उड़ाने में मशगूल रखते हैं। उनकी पदचापों से अर्थात उनके पैरों की ध्वनि से ऐसे लगता है कि सारी दिशाएं मृदंग की तरह एक जो है मधुर स्वर उत्पन्न कर रही है। तो इस लाइन का अर्थ यही हुआ कि बच्चे जब भागते हैं तो उनकी जो पैरों की आवाज़ है वो इस तरीके से वातावरण में घुल जाती है, मिल जाती है, जैसे दिशाएं खुद मृदंग बजा रही हो। और वे जब दौड़ते दौड़ते पतंगों के पास पहुंचते हैं, पैंग भरते हैं और पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के किनारों तक, मुंडेरों तक, और कई बार गिरने से वो थोड़ा सा बचते हैं। ये उनका उत्साह है जिसको कवि इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं वो पैंग भरते हुए। ऐसे लग रहा है जैसे वो इतने लचीले हो गए हैं, जैसे कोई पेड़ की शाखा हो, जैसे कोई पेड़ की डाली हो। यहाँ उन्हें बचाने कोई नहीं आता। कौन बचाता है? उनके भीतर का रोमांच, उनके भीतर जो उत्साह है, जो उमंग है, वही उन्हें बचा लेती है गिरने से। छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, और कोई नहीं बचाता उन्हें। उन्हें कौन बचाता है? उन्हें वे खुद ही बचाते हैं। उन्हें अपने भीतर का वो उत्साह ही बचाता है। पतंग की क्रियाओं में और मशगूल रहने का उनका जो विचार है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो बाल सुलभ लिप्साएं हैं, वही उन्हें गिरने से बचाती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और वे गिरने से बच जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान पतंग की डोर पर ही टिका हुआ होता है। उस समय उनकी सांसें पतंगों की डोर के साथ में चल रही होती है। तो उन्हें बचाता भी कौन है गिरने से? पतंग की वो डोर बचाती है। उसी के सहारे वे खुद को थाम लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए कवि ने लिखा है क्योंकि उस समय बच्चों की दुनिया ही क्या होती है? वो पतंग। बच्चों के ध्यान में जो ठीक केंद्र में बैठा हुआ है, वो आकाश में उड़ती हुई वो पतंग है। उसी के सहारे उसके भीतर प्राण चल रहे होते हैं, और इस कारण पतंग को वो सर्वस्व मानता है। पतंग का कटना, पतंग का हवा के साथ बहते जाना, पतंग का और ऊपर बढ़ना, पतंग का नीचे गिरना, ये सारी प्रतिक्रियाओं के भाव आप बच्चों के चेहरे पे आसानी से पढ़ सकते हैं। वो सारी प्रतिक्रियाएं जो आकाश में पतंग के माध्यम से हो रही है, वो सारी प्रतिक्रियाएं बच्चों के चेहरे पे आसानी से प्रकट होती है। इसलिए कवि लिख रहा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। अपने आप को पतंग की तरह एक तरीके से उसने बच्चों ने स्वतंत्र कर रखा है, सहज कर रखा है अपने रंध्रों के सहारे। फिर आगे लिखते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और अगर गिरते गिरते बच जाते हैं, अपने आप को किसी भी तरीके से वो बच्चे बचा लेते हैं, तो अगली बार उनका उत्साह दुगना हो जाता है। वे और भी निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं कि देखो, हम कितने उत्साह से भरे हुए, हम बच गए, हम गिरे ही नहीं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है,
उनके बेचैन पैरों के पास। और ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि दुनिया और छोटी हो गई, ये धरती और छोटी हो गई है। पिछली बार वो, मान लो कोई यात्रा करते हुए एक यात्री 3 घंटे में यात्रा पूरी करता है, अगर वो सफलतापूर्वक यात्रा पूरी कर लेता है तो उसका उत्साह बढ़ जाता है और अगली बार हो सकता है कि वो यात्रा वो 4 घंटे में ही तय कर ले। ऐसा ही बच्चों के साथ होता है, जब वे गिरने से बच जाते हैं तो अगली सुबह वे और उत्साह के साथ और उमंग के साथ पतंग उड़ाने के लिए सूरज के सामने होते हैं। उनकी गति तेज हो जाती है, उनका उत्साह बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में पृथ्वी और तेज गति से घूमते हुए उनके बेचैन पैरों के पास आती है, अर्थात उनके लिए दुनिया और आसान बन जाती है। भाषा बिंबात्मक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान में रखिए। कई सारे बिंब जो है इस कविता में आलोक धनवा इस्तेमाल करते हैं। बिंब से प्रश्न पूछा गया तो इस कविता से पक्का एक प्रश्न आएगा। ज़्यादातर इस कविता में दृश्य बिंब है, ये ध्यान रखिएगा। और मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल हुआ है और कई जगह पर अनुप्रास अलंकार भी आया है, आपने देखा होगा। भाषा बड़ी आसान है। क्लियर? तो इस तरह से हमारी ये आलोक धनवा की प्रसिद्ध कविता पतंग संपूर्ण होती है। आप लोग इस पार्ट को, इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।